Hi, this is me, Dr. Deepa Rawat, and we are going to discuss AIAP GET 2018 Organ Solutions in this video. इसके सारे ही नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि कहाँ पर कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। साथ साथ में इसके अलावा इस टॉपिक से और कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको ध्यान में रखकर ये डिस्कशन किया जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का अवेयरनेस बढ़ाइए ताकि आपके स्टूडेंट्स आपके आसपास हैं, कोई कोलीग्स हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी ऑर्गन का ईजिली रिवीजन कर सकें। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। द सेकेंड एडिशन ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वॉज पब्लिश्ड इन। ठीक है, तो हम इसमें कैसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है उस पर भी देखेंगे। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन पता ही होगा, इसका आंसर पता ही होगा। बॉस्टन तो कहीं से कहीं तक इसका आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉस्टन का नाम तो हैनीमैन की लाइफ हिस्ट्री में कहीं पे भी आया नहीं है। पेरिस में नहीं है क्योंकि पेरिस में तो डॉक्टर हैनीमैन लास्ट में शिफ्ट हुए थे 1831 के आसपास, आई थिंक 1831 या 32 के आसपास कहीं शिफ्ट हुए थे। आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट यहाँ पे बहुत लेट शिफ्ट हुए थे। तो फर्स्ट ऑर्गन कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन आया था 1810 में। सेकंड एडिशन कब आया था? सेकंड एडिशन आया था 1819 में। ठीक है, थर्ड एडिशन आया था 1824 में, फिर 1824, फिर 1829, फिर 33 और 6 लास्ट एडिशन आया था 1921। ठीक है, तो फर्स्ट जो एडिशन हमने पब्लिश किया था तब वो पब्लिश हुआ था टॉरगो में। ठीक है, सेकंड जो हुआ था वो हुआ था लेप्जिग में। ठीक है, और बाकी के अगले 3 क्वेथन में हुए थे और लास्ट वाला पेरिस में। पेरिस में हुआ नहीं था लेकिन पेरिस में थे डॉक्टर हैनीमैन, जब जो है उन्होंने ये लिखा था तब वो पेरिस में थे। सो फर्स्ट इज टॉरगो, सेकंड इज लिप्जिग, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इज इन क्वेथन, तो द आंसर इज लिप्जिग। ओके, अच्छा, सेकंड एडिशन में इसके अलावा भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे जो हमने पिछले क्वेश्चन पेपर में शायद डिस्कस भी किए थे, तो एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्डर से पेयर आया था सबसे पहले। ठीक है, ऑर्डर से पेयर आया था। It was replaced by it was the word which was added in second edition। और रिप्लेस किसको किया था? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ गैलेट्स पोएम, है ना। गैलेट की पोएम को हटाया था डॉक्टर हैनीमैन ने और यहाँ पर ऑर्डर से पेयर को लेकर आए थे। ठीक है, फर्स्ट चेंज तो यही हुआ। सेकंड चेंज तो हुआ, टाइटल भी यहाँ पे हमारा चेंज हो गया था। सेकंड एडिशन में टाइटल क्या हो गया था? ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। ठीक है, ऑर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट। इससे पहले था ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, इससे पहले था ऑर्गन ऑफ रैशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। ठीक है, इसमें ये क्या है, सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट इसमें दिए गए थे। टेबल ऑफ कंटेंट मतलब कौन सा अफोरिज्म में क्या क्या है ये सब मेंशन इसमें ही इसी से शुरुआत हुई थी। जैसे भी आप अपने ऑर्गन की किताब खोलेंगे ना तो पहले ही आप देखेंगे कि फर्स्ट अफोरिज्म में क्या है, सेकंड अफोरिज्म में क्या है, एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है, जिस्ट दे रखा है। और ये एक ऑगमेंटेड एडिशन भी था। ठीक है, ऑगमेंटेड एडिशन भी था ये। क्यों? क्योंकि पहला एडिशन था उसमें अफोरिज्म से 271 और इसमें अफोरिज्म से 218, जो बाय मिस्टेक 318 हो गए थे, लेकिन एक्चुअली जो हमारे अफोरिज्म्स थे वो थे 315। ठीक है, एक्चुअली 315। तो ये था थोड़ा सेकेंड एडिशन के बारे में और लिप्जिग में ये लिखा गया था, तो आंसर इज दिस। ठीक, so let's move to the other question. In remedy reaction where the aggravation is quick, short, strong with the rapid improvement of the patient inference in all except। अच्छा, अब हमारे पास ये केंट की ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये सबसे पहले ये देखना है कि केंट की कौन सी ऑब्जर्वेशन है और इसमें डॉक्टर केंट ने किस बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो ये केंट की थर्ड ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे एग्रेवेशन इज क्विक, शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विद रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, ये है। तो इसमें क्या हो सकता है, अगर एग्रेवेशन आपकी बहुत क्विक है, शॉर्ट है, यानी कि ये जो है ये बहुत ही
अच्छा केस है, अगर हमारा केस है ना, इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, ठीक है, प्रोग्नोसिस इज वेरी गुड, ठीक है। सिमिलम हमने हिट कर दिया है, ठीक है, वी हिट द सिमिलम, ठीक है। तो इस वजह से जितना अच्छा आपका सिमिलम होता है उतना ही एग्रीवेशन क्विक होता है, शॉर्ट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है और धीरे धीरे पेशेंट का इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाता है। अब ये फर्स्ट एग्रीवेशन एक्चुअली होता क्यों है, जिसको हम होम्योपैथिक एग्रीवेशन भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपके पास जो पेशेंट है उस पर नेचुरल डिजीज है, तो जैसे ही स्ट्रॉन्ग वाली डायनेमिक फोर्स यानी कि जो मेडिसिनल फोर्स होती है वो वाइटल फोर्स के वो सीट को रिप्लेस करती है, मतलब नेचुरल डिजीज को रिप्लेस करती है, तो एक अचानक से बॉडी को एक ज़्यादा हायर डायनेमिकल फोर्स एक्ट करती है, तो वहाँ पर थोड़ा सा एग्रीवेशन इसीलिए हमें देखने को मिलता है। लेकिन क्योंकि हमारी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डोजेस में हैं और बहुत ही माइन्यूट डोजेस में दिया जाता है, जिस कारण से वो एग्रीवेशन जो है वो बढ़ता नहीं है और धीरे धीरे करके मेडिसिनल डिजीज़ जो है वो टेक ओवर कर लेती है बॉडी को। और जैसे जैसे हम मेडिसिन के डोजेस कम करते जाते हैं वैसे वैसे ही हमारी ये एग्रीवेशन भी चला जाता है, हमारी वाइटल फोर्स एक्टिव स्टेट में आने लग जाती है और सेकेंडरी एक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसमें बताना है कि सब कुछ पॉसिबल है एक्सेप्ट वन थिंग के, देयर इज नो स्ट्रक्चरल चेंज। ये है, बिल्कुल है, स्ट्रक्चरल चेंज हो ही नहीं सकता जब आपका एग्रीवेशन क्विक है, शॉर्ट है, स्ट्रॉन्ग है और इंप्रूवमेंट भी हो रही है, तो स्ट्रक्चरल चेंज होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो ये एक्सेप्ट वाले में ये वाला तो नहीं आएगा। डिजीज इज ऑफ सुपरफिशियल नेचर, यस ये भी बिल्कुल ठीक है, डिजीज इज ऑफ सुपरफिशियल नेचर। डिजीज कोई ऐसी है जहाँ पर अभी डिजीज जो है ना अंदर के जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ एनी स्ट्रक्चरल चेंज इन द वाइटल फोर्स, ठीक है। कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज जो भी प्रेजेंट भी है वो सरफेस पे ही प्रेजेंट है और इम्प्रूवमेंट भी बहुत लंबे समय तक हमें देखने को मिलेगी। जो थोड़ा सा एग्रीवेशन भी हमें देखने को मिल रहा है वो फर्स्ट फ्यू आवर्स में ही देखने को मिलेगा इन एक्यूट डिजीजेस और क्रॉनिक में फर्स्ट फ्यू डेज के लिए देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्रोग्नोसिस हमारा बहुत गुड है और हमारी मेडिसिन भी हमने राइट सिमिलम हिट करी है, तो एक्शन ऑफ द मेडिसिन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको एक्ट करने देना है। डिजीज हैज नॉट सीवियरली अफेक्टेड द वाइटल ऑर्गन्स, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ये सारे के सारे ही ना इसको फेवर करते हैं, तो जो फेवर नहीं करता है वो है ये, जो फेवर नहीं करता है वो है ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज चेंजेस आर कंपैरेबल टू चेंजेस इन डीपर ऑर्गन्स, ठीक है। वो कह रहा है कि चेंजेस जो है डीपर ऑर्गन में चले गए हैं, अगर ऐसा होता तो हमारी एग्रीवेशन के बाद इंप्रूवमेंट आती ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन, थर्ड केंट ऑब्जर्वेशन। इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। इंप्रूवमेंट तो आपको पता चल ही रहा है, प्रोग्नोसिस हमारा गुड है, वी हिट द राइट सिमिलम, डू नॉट डिस्टर्ब, डोंट डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। जैसा काम करती जा रही है वैसा उसको करने देना है, ठीक है। हमें एग्रीवेशन कब तक देखने को मिल सकती है? एग्रीवेशन फॉर few hours in chronic diseases and few days in few hours in acute diseases and few days in chronic diseases, ठीक है। एंड बता ही दिया है कोई स्ट्रक्चर चेंज इसमें नहीं होगा, सुपरफिशियल नेचर की डिजीज होगी और कोई भी वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट नहीं होगा। ये सारे मिला के जो है वो केंट की थर्ड ऑब्जर्वेशन बनती है कि केंट के ऑब्जर्वेशंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमने अभी तक के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्वेश्चन पेपर्स, उसमें हर किसी में हमने केंट के ऑब्जर्वेशन का एक क्वेश्चन तो देखा ही देखा है। So let's move to the next question, that is question number 3. Which one of the following type of chronic diseases were considered by Hahnemann as most deplorable and most incurable? ठीक है, अब हम देख लेते हैं कौन सी chronic diseases जो हैं वो deplorable हैं और most incurable हैं। तो ट्रू क्रॉनिक डिजीज एंड मायास्मेटिक डिजीज, ठीक है, इनको भी ठीक कर पाना मुश्किल था। जब डॉक्टर हैनमन ने अपना ये क्रॉनिक डिजीजेस के ऊपर काम किया ना, उससे पहले जब उन्होंने क्रॉनिक डिजीजेस नहीं लिखी थी उससे पहले उनके लिए ट्रू क्रॉनिक मायास्मेटिक डिजीजेस को भी ठीक कर पाना मुश्किल था और इसी का आंसर ढूंढते ढूंढते उन्होंने लिखा, उनके पास थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, और उनके ऊपर उन्होंने पूरी बुक लिखी है। तो ये तो नहीं है,
एपिडेमिक डिजीज नहीं, इसमें तो उन्होंने जीनस एपिडेमिकस ढूंढने के लिए बोला है और कहा है कि इस पे ही काम करना है और कैसे कैसे जीनस एपिडेमिकस निकालना है, एपिडेमिक सिम्टम्स को कैसे कैसे लेके चलना है और किस तरह से हमें पेशेंट को एड्रेस करना है। स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस कैन बी पॉसिबल, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस कैन बी पॉसिबल। ठीक है, तो इन दोनों में लगभग सेम ही लग रहे हैं, तो हम इसको आंसर करेंगे आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस, क्योंकि आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस वो डिजीजेस हैं जो हमने बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन या फिर लार्ज डोजेज ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन खाई हैं या फिर कोई ऐसी मेडिसिन खाई हैं जिनका डायरेक्टली हमारे डिजीज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेना देना नहीं था, और फिर भी हमने वो मेडिसिन बहुत लंबे समय तक खाई हैं। इस कारण से हमें ये डेवलप हो गई है आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज हमें 74 से 76 इसके बारे में बात करिए 74 to 76 में। ठीक है, इन अफोरिज्म्स में बात की हुई है, यहाँ पर आप जाके इसको एक बार पढ़ सकते हो। तो इनको ट्रीट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है अकॉर्डिंग टू हैनीमैन। स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेज और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस, आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस भी वही हैं और आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीजेस भी वही हैं। एक बार हम फिर भी इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि ये स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस कौन सी हैं। इन्हीं को स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस भी बोला है क्योंकि ये फॉल्स क्रॉनिक डिजीज हैं, ये ट्रू क्रॉनिक डिजीजेस नहीं है। यानी कि उन वो डिजीजेस जिनमें जो हमें कोई हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने की वजह से या डाइट एंड रेजिमेंट में कुछ चेंज करने की वजह से या हमारी हैबिटेट्स में कुछ चेंज हो गया है, उसकी वजह से हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उस वजह से डेवलप हो रही हैं, तो वो स्यूडो क्रॉनिक डिजीजेस हैं। ठीक है, लेट्स मूव। Question number 4 is psychological counseling of a patient that relieves suffering brought upon by psychological exciting factor was designated by Hahnemann as। इसको क्या बोला है? ठीक है, psychological counseling of a patient जो उसकी सफरिंग को रिलीव करे, और वो उसको क्या बोला डॉक्टर हैनीमैन ने? तो उसको बोला है मॉरल रेमेडी, दैट इज इन फुटनोट टू अफोरिज्म नंबर 17। यहाँ पे डॉक्टर हैनीमैन ने पहली बार मॉरल रेमेडी के बारे में बात करी है और बोला है कि जो साइकोलॉजिकल केसेस हैं, जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स से, साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं जिनको, उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, उनको साइकोथेरेपी, काउंसलिंग और उनको अदर थेरेपीज़ देने की ज़रूरत है जिससे वो ठीक हो सकते हैं, और उनको कोई भी इस तरह के असाइलम में, मेंटल असाइलम में या कोई भी मेडिसिन देने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मॉरल रेमेडी से ही ठीक हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फंडामेंटल लॉज ऑफ पैलिएशन इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ इनक्योरेबल डिजीजेस। ठीक है, अगर हमें पैलिएशन भी करना है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है, आई थिंक ये 3rd टाइम मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, बहुत पेपर्स में पहले भी आया हुआ है ये। तो इट शुड बी ऑन लॉ ऑफ सिमिलर्स। अगर आपको पैलिएशन भी करना है तो H.A. रॉबर्ट सर ने बोला है, H.A. रॉबर्ट सर ने बोला है अपनी फिलॉसफी में। ठीक है, उनका एक चैप्टर है पैलिएशन करके, पैलिएशन करके है उनके फिलॉसफी में एक चैप्टर है पैलिएशन करके। वहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर आपको पैलिएशन भी करना है तो भी लॉ ऑफ सिमिलर्स का ही यूज़ करना है, अगर आपको क्योर करनी है तो भी लॉ ऑफ सिमिलर्स का ही यूज़ करना है। कॉन्ट्रारिया का पैलिएशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ पैलिएशन अगर होम्योपैथी के थ्रू देखें तो होम्योपैथी के थ्रू भी कॉन्ट्रारिया से पैलिएशन नहीं करना है। जो एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें जो पैलिएशन होता है ना, वो कॉन्ट्रारिया से होता है, और एनेंशियोपैथी भी सेम ही है, एंटीपैथी एंड एंशियोपैथी दे बोथ आर सेम। तो वहाँ पर अगर एनेंशियोपैथी है, एंटीपैथी के थ्रू हमें पैलिएशन करना है तो कॉन्ट्रारिया, लेकिन अगर होम्योपैथी से हमें पैलिएशन करना है जो कि एक गुड पैलिएशन होता है, जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा और उसके सिम्टम्स बहुत लंबे समय तक पैलिएट रहेंगे और धीरे धीरे करके मतलब अगर उसका डेथ भी ये कह सके कि इनक्योरेबल डिजीज़ है, डेथ तो होना ही होना है, तो भी वो उसको बहुत रिलीफ और शांतिपूर्वक मृत्यु उसको मिलेगी, ये कह सकते हैं लॉ ऑफ सिमिलर्स को अगर हम यूज़ करेंगे तो। अकॉर्डिंग टू स्टुअर्ट क्लॉज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी इज, सेकेंड बेस्ट रेमेडी कौन सी होती है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये हमने स्टुअर्ट क्लॉज की जो फिलॉसफी है उसमें भी पढ़ा है। दिस इज सैक्रम लैक्टिस SL, उन्होंने बोला है सेकेंड बेस्ट रेमेडी। ये उनका चैप्टर आई थिंक 10th चैप्टर में है, चैप्टर 10th में है सेकेंड बेस्ट रेमेडी।
ठीक है। तो सैक्रम लैक्टिस को उन्होंने बोला है द सेकंड बेस्ट रेमेडी, क्योंकि उन्होंने बोला है जब आप पेशेंट को एक डोज देते हो और उसको काम करने में टाइम लगेगा तो तब तक बीच में पेशेंट को आप क्या दोगे, क्योंकि रिपीटेडली आप एंटीसोरिक्स, डीप एंटीसोरिक्स को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हो। कोई माइजमेटिक, एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट आप दे रहे हो, नहीं दे सकते हो, लास्ट डोजेस में तो देना ही नहीं है। तो उस बीच में आपको पेशेंट को सेटिस्फाई रखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो सैक्रम लैक्टिस इज द सेकेंड बेस्ट रेमेडी। ठीक है। The peculiarity of homeopathic treatment of primary stage of SORA is that demands is, अब हमें हमारा ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, peculiarity of प्राइमरी स्टेज पे सोरा है तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी चाहिए, नोजोडोथेरेपी से होनी चाहिए? नहीं, नोजोड्स तो अभी बीच में आते ही नहीं है कभी भी। नोजोड्स हम इंटरकरेंट रेमेडी की तरह यूज़ करते हैं बहुत बार, लेकिन वो प्राइमरी स्टेज ऑफ सोरा या कोई भी मायासम में नहीं दे सकते। लोकल एप्लीकेशन तो बिल्कुल नहीं करना है, सर्जिकल इंटरवेंशन हो ही नहीं सकता, तो स्पेसिफिक रेमेडी इन लास्ट डोसेस। ठीक है। जो उस मायाजम से रिलेटेड रेमेडी है उसकी डोजेज देनी है, और शुरुआत में प्राइमरी स्टेज है अगर किसी भी मायाजम का तो लास्ट डोजेज उसको देना है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैनीमन, विच स्केल ऑफ पोटेंसी इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेडिसिन्स ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पावर एंड माइल्डेस्ट एक्शन? पावर भी उसकी बहुत ज़्यादा और एक्शन भी बहुत ज़्यादा माइल्ड हो, तो क्या हो सकता है इसमें? दिस इज 50th मिलीसिमल स्केल। एलएम पोटेंसी को हमने देखा है कि उसको हम, चाहे वो बहुत डीप मायास्मेटिक हो, चाहे वो बहुत एंटी मायास्मेटिक रेमेडी हो, चाहे नोजोड हो, चाहे कोई और हो, कोई भी डीप एक्टिंग हो या लॉन्ग टाइम तक एक्ट करने वाला उसका हो, लेकिन फिर भी हम उसको डेली यानी रूटीनली प्रिस्क्राइब उसको कर सकते हैं। डेली प्रिस्क्रिप्शन इसका हो सकता है ट्वाइस या थ्राइस, सो डिपेंड्स ऑन योर वे ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हम इसको कर सकते हैं क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन एक्शन बहुत ज़्यादा माइल्ड है। जिन पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स यूजुअली प्रूव कर देते हैं मेडिसिन को या बहुत सेंसिटिव हैं, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स हैं, उनमें हम रेगुलरली दे सकते हैं। मान लीजिए अपने किसी पेशेंट को आप राइट रेमेडी दे रहे हैं, उसको बार बार होम्योपैथिक एग्रेवेशन आ जा रहा है, तो उन केसेस में हम 50 मिलीसिमल स्केल दे सकते हैं। आप राइट मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन उसको फ्रीक्वेंट रिपीटेशन की जरूरत है तो भी आप 58 मिलीसिमल स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी जो डिजीज है वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर है तो भी आप 50 मिलीसिमल स्केल दे सकते हैं। मेंटल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो भी आप 58 मिलीसिमल स्केल को रेगुलरली रिपीट कर सकते हैं, वंस और ट्वाइस अ डे रेगुलरली। ठीक है। डेसिमल स्केल पोटेंसी तो नहीं हो सकता, जंपिंग पोटेंसी नहीं हो सकता। जंपिंग पोटेंसी दी थी फिनके ने और ये था कि 6x ट्राइचुरेशन से, ठीक है, 6x ट्राइचुरेशन से डायरेक्ट 8x बनाना है, यानी 7x बीच में आएगा ही नहीं, 7x आने ही नहीं वाला। ठीक है, डायरेक्ट 8x बनाना है। तो इसमें ये क्या करते थे, 6x ट्राइचुरेशन को लेते थे, उसके साथ 50 ड्रॉप्स वाटर मिलाते थे प्लस 50 ड्रॉप्स अल्कोहल मिलाते थे, और जो नेक्स्ट पोटेंसी हमारी बनती थी वो बनती थी 8x डायरेक्ट। ठीक है, सो ये थी जंपिंग पोटेंसी। स्ट्रेट पोटेंसी के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम फार्मेसी, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट डेवलपमेंट ऑफ पावर और 58 मिलीसिमल के बारे में बात करी है डॉक्टर हैनीमन ने, तो इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। ओके, अच्छा यहाँ पर ये है सडन फेंटिंग फ्रॉम लीस्ट स्पेल्स ऑफ कुकिंग ऑयल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा इडियोसिंक्रेसी है। सडन स्पेल्स हो जाते हैं अगर कुकिंग ऑयल की थोड़ी सी भी स्मेल देख ली तो। अब बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं। जो लोकल डिजीज़ है 185 से 203, इंटरमिटेंट डिजीजेज है वो 231, सरोगेट्स है 119 फुटनोट, इडियोसिंक्रेसी है 117। यहाँ पे भी ये भी बताया है कि स्मेल ऑफ रोजेस से भी गिर जाते हैं, फेंटिंग स्पेल्स आने लग जाते हैं, स्मेल ऑफ कुकिंग ऑयल से प्रॉब्लम होने लग जाती है, थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल्स उड़ने लग जाते हैं, घर में झोंका लगता है। इस तरह की जो एलर्जिक कह सकते हैं एनवायरनमेंट से जो एलर्जी है उन टाइप के पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है। ठीक है, इडियोसिंक्रेसिस देखने को मिलती है। इडियोसिंक्रेसिस से रिलेटेड ना एक रूब्रिक भी है बहुत अच्छा, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं बताती हूँ। डिल्यूजन, इंजुरी, बीइंग इंजर्ड by surroundings। ठीक है, इसमें है कि उसको इंजरी हो रही है
एक बार इंजरी हुई है, बार बार वही इंजरी हो रही है फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी सराउंडिंग एरिया से। जैसे मान ले कोई पेशेंट है आपके पास और वो बोल रहा है कि हमारे आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसकी वजह से मुझे छींकें आती हैं, धूल मिट्टी से मुझे छींकें आती हैं, पर वो मेरे घर में वो इन्वायरमेंट ही, मैं उसी इन्वायरमेंट में ही तो रहता हूँ, तो कहाँ जा सकता हूँ, तो उसकी वजह से मुझे छींकें आ रही हैं। दूसरा, मेरे घर में रोज़ तड़का लगता है, उसकी वजह से मुझे छींकें आ रही है। मेरी वाइफ जो है वो परफ्यूम यूज़ करती है, उसकी वजह से मुझे छींकें आ रही हैं। या मैं किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग वाला मौसम आता है, उसमें मुझे इरिटेशन होने लग जाती है। फॉल जो होता है, ऑटम होता है, उसमें कोई इरिटेशन होने लग जाती है। तब आप ये वाला रूब्रिक लगा के पेशेंट को कुछ उसका पिक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। वो इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट्स ही होते हैं। अभी धूल मिट्टी तो सब जगह ही है ना, छौंका तो हर किसी के घर में लगने वाला है, और डस्ट पार्टिकल्स तो हर जगह ही उड़ रहे हैं, पोल्यूशन भी हर जगह ही हो रहा है। तो आप क्यों नहीं अडेप्ट हो पा रहे हो उस इन्वायरमेंट से जिसमें सब अडेप्ट हो चुके हैं? तो यानी कि आप ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपको थोड़ी सी चीज़ भी ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है, तो वो होती है इडियोसिंक्रेसी। उसके लिए ये रूब्रिक बहुत अच्छा है, आप लगा सकते हैं। जो आपके पास एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट्स हैं, या फिर एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के पेशेंट्स हैं, ठीक है, कि भाई लेडीज़ आती हैं, वो कहती हैं बर्तन धोने से, जब मैं पानी का काम करती हूँ, साबुन का हाथ लगाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे इरिटेशन होने लग जाती है हाथ में, और उसकी वजह से ही मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड बाय सराउंडिंग्स, ये रूब्रिक आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इट वाज अ बोनस टिप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे वो दे दिए हैं, कौन कौन सा फॉरिज्म में ये जो वर्ड्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। Coldness with aversion to being cold is an example of mental general. No, it is not a mental general. Kent का particular symptom है, particular symptom नहीं है। particular symptom वो होता है जो वो किसी पार्ट के लिए यूज़ करते हैं। मान लीजिए उनको हेड में कोई प्रॉब्लम होती है, हाथ में, पैर में, पेट में, ठीक है, तो हम particular symptoms, गार्थ, बोरिक, बेसिक सिम्टम ये भी नहीं है, क्योंकि ये भी कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं, ठीक है। कॉमन सिम्टम यानी जो हर पेशेंट में उस डिजीज़ में देखने को मिलते हैं वो है कॉमन सिम्टम। कोल्डनेस तो हो रहा है लेकिन कवर नहीं करना, यह है नेगेटिव जनरल सिम्टम, ठीक है। ठंड लग रही है लेकिन कवर नहीं करना, यह है नेगेटिव जनरल सिम्टम। इसको हम वैसा रिपोर्टरी का क्वेश्चन भी मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन रिपोर्टरी से हो सकता है, पर हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ सिम्टम्स की स्टडी ऑर्गेनन में भी करी है, तो वहाँ पर भी डॉक्टर हैनीमन ने काफ़ी सिम्टम्स की बात करी हुई है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को उठाया है। Which of the following article Hahnemann is considered as precursor of organon? तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रिकर्सर्स में दो प्रिकर्सर्स थे, एक तो था मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, दिस इज इन 1805, ठीक है। क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ एशियाटिक कॉलरा, दिस वाज नॉट एन आर्टिकल, इट वाज अ पैम्फलेट, और ये आया था 1831 में। मेडिकल ऑब्जर्वर आया था 1825 में, फ्रेंड्स ऑफ हेल्थ आया था 1792 में, ठीक है। तो प्रिकर्सर ये तो हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक प्रिकर्सर हो सकता है, ये प्रिकर्सर नहीं हो सकता, ये प्रिकर्सर नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रिकर्सर एक तो है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस, और सेकंड है हमारा एस्क्यूलैपियस इम्बैलेंस। Esculapius in just a sec. Esculapius in balance, okay. ठीक है, ये दो हमारे प्रिकर्सर्स थे, ये भी 1805 में आया था। बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं जिसमें 1806 भी मेंशन है कहीं कहीं पे, तो आपको 1805 अगर नहीं मिलता ऑप्शन में तो 1806 आप टिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। प्रिवेंशन एंड क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ एशियाटिक कॉलरा, इसमें डॉक्टर हैनीमन ने कॉलरा के प्रिवेंशन के लिए, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको कैम्फर एडवाइस किया था। एशियाटिक कॉलरा में कैम्फर एडवाइस किया था, उन्होंने बोला था कि इसको डिजॉल्व इन वाटर, और क्योर भी करेगा और प्रिवेंशन भी करेगा, इसको आप ले सकते हो क्योंकि एशियाटिक कॉलरा वाज एपिडेमिक, तो वहाँ पर इन्होंने इसको सजेस्ट किया था। एच रॉबर्ट के कंसेप्ट में डिफ्लेक्टेड करंट क्या है? इलेक्ट्रोक्यूजन नहीं, मैग्नेटिज्म नहीं, ऑब्स्टेकल टू क्योर, गैल्वेनिज्म भी नहीं था। ऑब्स्टेकल टू क्योर मतलब कुछ
आपने मेडिसिन दिया और आपकी मेडिसिन एक्ट ही नहीं कर रही है, फिर आप दोबारा से केस टेकिंग कर रहे हो लेकिन मेडिसिन आपकी सेम आ रही है, आपकी मेडिसिन सिमिलम है, आपने राइट सिमिलम राइट डोज, रिपीटेशन भी राइट, पोटेंसी भी एकदम सही है आपकी, लेकिन फिर भी आपकी मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही है बिकॉज पेशेंट हैज़ गिविंग यू सम ऑब्स्टेकल टू क्योर, वेदर देयर इज सम मेंटेनिंग कॉज, देयर इज सम फंडामेंटल कॉज विच यू आर नॉट एबल टू एड्रेस, या फिर पेशेंट ही कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन जो है ना एक्ट नहीं कर रही है। मान लीजिए कोई डाइट में कुछ ऐसा ले रहा है वो, या फिर मेडिसिन को सही तरीके से नहीं ले रहा है, या मेडिसिन को एक्ट करने में दिक्कत हो रही है, कोई कॉफ़ी या कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस ले रहा है जिसकी वजह से आपकी मेडिसिन एक्ट नहीं कर रही है। तो ये भी बहुत फेमस जो है वो फ्रेज़ है डॉक्टर H.A. रॉबर्ट सर का, डिफ्लेक्टेड करंट, और उन्होंने ऑब्स्टेकल टू क्योर से इसको रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उनकी फिलॉसफी में आपको मिल जाएगा, इसमें पूरा चैप्टर है उनका डिफ्लेक्टेड करंट पे। हैनिमन कंसीव्ड आइडिया ऑफ सिंकोना बार्क, ये तो हम सबको ही पता है कहाँ से आया था, कलेंस मटीरिया मेडिका से, और ये 1790 में सर कर रहे थे। ठीक है, इसको ट्रांसलेट कर रहे थे, तब उनको पता चला कि सिंकोना बार्क लेने से मलेरिया जैसे सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, इस कारण से ये मलेरिया को ठीक करता है, नॉट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ बिटर टेस्ट, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था कि इसका बिटर टेस्ट है इस वजह से मलेरिया को ठीक करता है, बट उन्होंने ये उनको क्यूरियोसिटी हो गई कि बिटर टेस्ट की वजह से मलेरिया कैसे ठीक कर सकता है, तो उन्होंने क्या करा, वो लेते थे 4 ग्राम्स ऑफ सिंकोना। ठीक है, 4 ग्राम्स ऑफ सिंकोना लेते थे ट्वाइस डेली। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उनको जब सिम्टम्स आने लगे तब उन्हें पता चला कि ये मलेरिया जैसे सिम्टम्स ही प्रोड्यूस करता है, और तब उनको ये उन्होंने लाइक क्योर्स लाइक की डिस्कवरी करी। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, ये भी बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ब्रोजियस हम सबको पता है, ब्लड लेटिंग। एल्बर्ट वॉन हॉलर भी हमको पता है, ह्यूमन ड्रग प्रूविंग। गैलन ने दिया था कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिस क्यूरेंटल। ठीक है, ये भी हमें पता है, ये एंटीपैथी का लॉ है। ओके, चलो जी, तो देख लेते हैं बी का सी, सॉरी ए का सी, दिस वन इज द आंसर। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ AIA PGET ऑर्गन सोल्यूशन। जितना भी हम कर रहे थे इसमें 14 क्वेश्चंस आए थे 2018 के पेपर से। सो अभी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो, ऑल द वेरी बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन।